But as far as per film, we'll make anywhere from like 2,000 to, on the high end, maybe 4,000. But in Japan, we have these things called agencies, and the agencies will take anywhere from 50 to 70% a cut, and then you have to pay taxes twice. तुम्हें तो अभी तक पता लग ही चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियोस देखकर जो तुम टेम्पररी एंजॉय करते हो, उसके पीछे किसी और के लिए एक परमानेंट ट्रॉमा छुपा होता है। तुम्हें उससे कुछ मिनट्स का ही प्लेजर मिलता है, लेकिन किसी एक्टर्स के लिए वो परमानेंट ट्रॉमा होता है जब उससे झूठ, प्रेशर या धमकी के थ्रू उस इंडस्ट्री में धकेला जाता है। तो आओ तब जानते हैं इसके पीछे का काला सच। जापान एक ऐसा देश जो अपने डिसिप्लिन, शांति और कल्चर के लिए जाना जाता है। एनिमे, सुशी और टेक्नोलॉजी का हब। लेकिन इस चमकते चेहरे के पीछे छुपी है एक ऐसी इंडस्ट्री जो चुपचाप हजारों करोड़ कमाती है। हर साल हजारों यंग लड़कियां इस इंडस्ट्री में आती हैं, जिससे वो प्रॉपरली समझ भी नहीं पाती। उन्हें ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जो अक्सर सच नहीं होते। हर एक सीन के पीछे हो सकती है एक कहानी, मैनिपुलेशन, प्रेशर और साइलेंस की। यह है जापान का वो सच जो ज्यादातर टूरिस्ट कभी नहीं देखते। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी हाल में पैसे कमाने के लिए बना है, चाहे उसके पीछे कितनी भी जिंदगियां टूट जाए। जापान हर साल 20,000 से ज्यादा एडल्ट वीडियोस बनाता है। ये दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। थोड़ा कंपैरिजन देखें, हॉलीवुड साल में लगभग 700 फिल्म्स बनाते हैं। बॉलीवुड जो अपनी बड़ी क्वांटिटी के लिए फेमस है, वो भी करीब 1000 मूवीज ही बनाता है। जापान की एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री 20,000। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये $1 बिलियन का बिजनेस है जिसका कंटेंट दुनिया भर के करोड़ लोग देखते हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली एक एक्ट्रेस का एवरेज करियर कितना होता है? सिर्फ 1 साल से भी कम। सोचो जरा, ज्यादातर लड़कियां 12 महीने के अंदर ही इंडस्ट्री छोड़ देती है। इतना शॉर्ट करियर क्यों? अब हम उसी रीजन को समझने जा रहे हैं। ये सब शुरू होता है ऐसे एरिया से जैसे शिबुया, हाराजुकु, जहाँ यंग लोग हमेशा भरे होते हैं। स्काउट्स इन्हीं सड़कों पर घूमते हैं, नया लोगों को ढूंढते हैं। इनके कपड़ों या बातों से ये भी नहीं लगेगा कि ये एडल्ट फिल्म रिक्रूटर्स हैं। इनका पिच कुछ और ही होता है। तुम्हारा लुक काफ़ी यूनिक है। कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा है? हम एक फैशन मैगजीन के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। एक नए आइडल ग्रुप के लिए तुम परफेक्ट हो। ये होती है शुरुआत। ध्यान दो, इन बातों में एडल्ट कंटेंट का कोई जिक्र नहीं होता। साकी का केस ले लो। सिर्फ 18 साल की थी जब उसे शिबुया स्टेशन के बाहर एक औरत ने अप्रोच किया। हाँ, अक्सर स्काउट्स वुमेन भी होती है। उसने साकी के स्टाइल की तारीफ की और बोला कि मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज है, बस कुछ फोटोज लेने हैं एक नए क्लोथिंग ब्रांड के लिए। यही कहा गया था। ये पूरा प्रोसेस एकदम प्लान्ड होता है। पहले होता है फोटोशूट नॉर्मल कपड़ों में, फिर स्विमवेयर, उसके बाद लिंगरी। हर स्टेप को नॉर्मल बनाया जाता है। फ्रेंडली स्टाफ, छोटी छोटे पेमेंट्स। जब तक एडल्ट कंटेंट की बात आती है, तब तक लड़की मेंटली काफ़ी इन्वेस्टेड हो चुकी है। उसके दिमाग में ये आता है, मैं पहले ही इतने रिवीलिंग फोटोज ले चुकी हूँ, अब क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर शुरू होती है डीपर मैनिपुलेशंस। वैसे भी तुम इसमें नेचुरल हो, सिर्फ एक वीडियो करो, इतने पैसे मिलेंगे जितने मंथ्स तक नॉर्मल जॉब में भी नहीं मिलते। आजकल सब ये करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे डेंजरस लाइन, जब इतनी दूर आ ही चुके हो तो अब पीछे क्यों हटना? अब सवाल उठता है, ये सब लीगल कैसे है? जापान के कॉन्ट्रैक्ट लॉज स्पेशली एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के केस में एक ग्रे एरिया में आता है। मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्लियरली पता ही नहीं होता। पेपर्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल लीगल दिखती है, परफॉर्मर्स उन पे साइन भी करते हैं, लेकिन उस लंबी और कंफ्यूजिंग लीगल लैंग्वेज के अंदर क्या लिखा होता है वो अलग ही कहानी है। एक केस लो मियाबी किनोशिता का, जिन्होंने 2016 में कोर्ट तक अपना केस लेके गई। उन्होंने सोचा था कि सिर्फ 2 वीडियोस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, लेकिन उन पे प्रेशर डाल के 60 से ज्यादा वीडियोस करवा लिया गया। और जब उन्होंने मना किया और इंडस्ट्री छोड़ने की कोशिश की, तो उनकी खुद की एजेंसी ने उन पे केस कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। शॉकिंगली कोर्ट ने इनिशियली उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने साइन किया था। फाइन प्रिंट में लिखा था कि एजेंसी जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है। और भी काफी कॉमन ट्रिक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सीन का एक्चुअल नेचर शूटिंग के दिन ही बताया जाता है। डॉक्यूमेंट्स जो एजेंसी को किसी भी तरह के प्रमोशनल मटेरियल्स का फुल राइट दे देता है। क्लॉजेस जो वर्बली बोला गया ड्यूरेशन क्रॉस करके कॉन्ट्रैक्ट को सालों तक एक्सटेंड कर देते हैं।
ये सिस्टम क्लैरिटी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। अगर पैशन का ट्रैक फॉलो करो तो सब कुछ और क्लियर हो जाता है। स्टूडियोज एक परफॉर्मर के काम से लाखों डॉलर कमा लेते हैं, लेकिन परफॉर्मर्स को मिलता है बहुत ही कम पैसे। उनकी अर्निंग एक वीडियो के लिए सिर्फ 200 से 500 डॉलर तक होती है, वो भी डिडक्शन के बाद। और ये डिडक्शन यही एक्चुअली स्कैम होता है। एजेंसीज हर चीज के पैसे काट लेती हैं, कस्टम्स और आउटफिट्स, प्रोफेशनल मेकअप्स और हेयर स्टाइलिंग, ट्रेनिंग सेशंस, शूट लोकेशन तक का ट्रांसपोर्ट, एजेंसी कंट्रोल फ्लैट में रहना, प्रमोशनल फीस, मैनेजर का कट जो अक्सर 50% से ज्यादा होता है। अगर तुम किसी शूट को कैंसिल कर दो, चाहे बीमार हो या किसी चीज से अनकंफर्टेबल हो, तो पेनल्टी लगेगी और वो भी हजारों डॉलर तक जा सकती है। काफी परफॉर्मर्स पैसे कमाने के बजाय उल्टा डेप्थ में चले जाते हैं। एक फॉर्मर एक्ट्रेस ने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया। 6 महीने में 12 वीडियोस करने के बाद भी उसके ऊपर एजेंसी का 3 लाख या लगभग $2000 का लोन था। कैसे? हर बार उनके एक्सपेंसेस उनकी अर्निंग से ज्यादा दिखाए जाते हैं। ये पूरा सिस्टम इसीलिए नहीं बना कि परफॉर्मेंस अमीर हो जाए, ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाए और काम करते रहे। फिजिकल डैमेज तो सबको दिखाई देता है, लेकिन साइकोलॉजिकल डैमेज अंदर ही अंदर छुपा रहता है। जापान में की गई स्टडीज बताती है 80% से भी ज्यादा फॉर्मर एडल्ट फिल्म परफॉर्मर को इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। डिप्रेशन, PTSD, डिसोसिएशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब रेयर नहीं बल्कि कॉमन आउटकम्स है। आयाका टोमोदा, जो कभी इंडस्ट्री की सबसे फेमस फेसेस में से एक थी, 2019 में अचानक सब कुछ छोड़ के चली गई। बाद में उसने बताया कि हर दिन उस ट्रॉमा को दोबारा जीती हूँ, जबकि बाहर से उसका करियर सक्सेसफुल लग रहा था। उसके बाद कई सालों तक उससे कैमरा देखते ही पैनिक अटैक होने लगते थे। 2022 में रीना अरोरा का केस ने जापान को हिला दिया। 23 साल की एक्ट्रेस एक दिन गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ रिपोर्ट हुई। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि केस कॉम्प्लेक्स था, लेकिन कई फॉर्मर इंडस्ट्री वर्कर्स ने ये हाईलाइट्स किया कि परफॉर्मर्स कितने वल्नरेबल्स होते हैं और उनके लिए सपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कैसे कोएर्सन को नॉर्मल बना दिया जाता है। परफॉर्मर्स को बार बार ये बोला जाता है कि डिस्कम्फर्ट, पेन और ट्रॉमा ये सब काम का पार्ट है। उनकी बाउंड्रीज धीरे धीरे तोड़ी जाती है। उन मोमेंट्स को शूट किया जाता है, बेचा जाता है और उनसे कहा जाता है स्माइल फॉर द कैमरा। जब हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो समझ आता है कि चेंज लाना इतना मुश्किल क्यों है। पावर सिर्फ कुछ ही प्रोडक्शन हाउसेस के पास होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्टूडियो स्पेसेस और सबसे इम्पोर्टेंट काम देने का कंट्रोल रखते हैं। धमकी सिंपल होती है लेकिन काम करती है। अगर एक सीन मना किया तो ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। इस इंडस्ट्री में जहां ज्यादातर परफॉर्मर्स पहले ही सोशली एक्सपोज होते हैं, ब्लैकलिस्ट होना यानी अपना लाइफ फुट चला जाना। फ्रीलांसर्स जिनके पास कोई एजेंसी नहीं होती, उनकी सिचुएशंस और भी रिस्की होती है। उनके सीन्स लास्ट मिनट चेंज कर दिया जाते हैं बिना उनकी परमिशन के और उनके पास कंप्लेन करने का कोई ऑप्शंस नहीं होता। ये इंडस्ट्री एक साइलेंट माफिया की तरह चलती है। बाहर से सब कुछ लीगल और प्रोफेशनल लगता है, लेकिन अंदर से सब कुछ फोर्स और फियर पे बेस्ड होता है। जो परफॉर्मर्स आवाज उठाते हैं उन्हें इंटिमिडेट किया जाता है, ब्लैकलिस्ट किया जाता है और कभी कभी तो उनकी पर्सनल इन्फो भी ऑनलाइन लीक करने की धमकी मिलती है। लेकिन ये मशीन अपने आप नहीं चलती, इससे फ्यूल चाहिए होता है और वो फ्यूल है व्यूअर्स का डिमांड। न्यूरोसाइंस कहता है बार बार एडल्ट कंटेंट देखने से दिमाग के डोपामिन पाथवेज एक्टिव होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एडिक्टिव सब्सटेंस से होते हैं। और हर एडिक्शन की तरह इसमें भी टॉलरेंस बिल्ट होती है। जो कल तक सेटिस्फाई करता था आज उससे कुछ नहीं होता। इससे एक बड़ा इशू होता है एस्केलेशन का। प्रोड्यूसर्स ट्रैक करते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, एल्गोरिथम्स वॉच टाइम मेजर करते हैं और जो कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो यूजुअली बाउंड्रीज को और पुश करता है। एक प्रोड्यूसर ने एनोनिमसली बताया 10 साल पहले स्टैंडर्ड कंटेंट काफी था, आजकल लोग हमेशा और एक्सट्रीम और शॉकिंग चीजें मांगते हैं। ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि हम क्या बनाएं उनके क्लिक्स के थ्रू। ये सिर्फ जापान का इशू नहीं, लेकिन जब प्रोडक्शन सिस्टम में सेफ्टी या रेगुलेशन ना के बराबर हो तो ये और डेंजरस बन जाते हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ स्किन तक लिमिट नहीं है। थेरेपिस्ट बताते हैं कि आजकल कपल्स को रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस एडल्ट कंटेंट से अफेक्ट हो रही है। यंग लोग अपने सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं रियल लाइफ एजुकेशन से नहीं, बल्कि हाईली प्रोड्यूस्ड और एग्रेसिव सीन्स देखकर। हर क्लिक का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, चाहे हमें वो दिखे या नहीं। इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक और लेयर ऐड होती है, जापान की सोसाइटी का कॉन्ट्राडिक्शन। बाहर से इमेज है कंजर्वेटिज्म और मॉडेस्टी की, लेकिन रियलिटी ये है कि जापान दुनिया के टॉप एडल्ट कंटेंट कंज्यूमर्स में आता है। इससे एक परफेक्ट हिपोक्रेसी का स्टॉर्म बनता है। वही सोसाइटी जो चुपके से ये कंटेंट कंज्यूम करती है, वही लोग पब्लिक में उन क्रिएटर्स को सेम करते हैं।
फॉर्मर परफॉर्मर्स को लाइफ टाइम तक रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, शादी के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, जॉब्स मिलनी मुश्किल हो जाती है और फैमिली के रिलेशनशिप्स या तो टूट जाते हैं या बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। एक फॉर्मर एक्ट्रेस जो अब 30s में है, उसने बताया कि उसने अपने पेरेंट्स से 10 साल बात नहीं की, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्होंने उसके वीडियोस देख लिए, बल्कि किसी ने एनोनिमसली उन्हें लिंक्स भेज दिए। ये एक कॉमन हैरेसमेंट का तरीका है जो परफॉर्मर्स फेस करते हैं। सोसाइटी का मैसेज क्लियर है, हम तुम्हें देख सकते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या होता है जब कोई इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाहता है? कई लोग ट्राई करते हैं अपनी इमेज चेंज करने का, कुछ यूट्यूबर्स बन जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स या अपने छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, और कुछ लोग तो जापान ही छोड़ देते हैं सोचकर कि दूर जाकर शायद सेफ्टी मिल जाए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है इन सब एस्केप्स प्लान के साथ। जो कंटेंट एक बार इंटरनेट पे आ गया वो कभी सच में डिलीट नहीं होती। अब नए एआई टूल्स ने इस प्रॉब्लम को और भी टफ बना दिया है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्कैन करके उन्हें एडल्ट कंटेंट से लिंक कर सकती है। अब चाहे उस इंसान ने अपना नाम, लुक और लोकेशन सब कुछ बदल दिया हो। कई फॉर्मर परफॉर्मर्स ने बताया है कि उनका ओल्ड कंटेंट नए प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाता है सालों बाद भी, जबकि वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी होती है। कुछ लोग तो ये भी देखते हैं कि उनका चेहरा डीप फेक करके ऐसे वीडियोस में डाल दिया गया है जिसमें वो कभी थे ही नहीं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी पीस या प्राइवेसी गारंटीड नहीं होती। जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो जिंदगी भर पीछा करता है। 2022 में एक छोटी सी जीत मिली। जापान ने एक नया लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग परफॉर्मर्स अपना वीडियो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 4 महीने के अंदर बिना किसी पेनल्टी के कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर परफॉर्मर्स को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता। जब तक वो कैंसिल करने का सोचते हैं तब तक उनके वीडियोस ऑलरेडी वायरल हो चुके होते हैं, कॉपी हो चुके होते हैं और दुनिया भर में स्प्रेड हो जाते हैं। लीगल रिफॉर्म्स जरूरी हैं लेकिन काफी नहीं है। जब तक पूरा सिस्टम ही एक्सप्लॉइट करने के लिए बना हो, जब किसी को धोखे से इंडस्ट्री में लाया जाता है तो 4 महीने का टाइम अक्सर काफी होता है, समझने के लिए भी नहीं कि क्या हुआ है। लीगल एक्शंस लेना तो दूर की बात है। और हर बार जब कोई प्रोटेक्टिव रूल बनाया जाता है, प्रोडक्शन कंपनीज कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लेती है। पावर का बैलेंस जैसा था वैसा ही रहता है, अनइक्वल। ये सिर्फ एक कंट्री या एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये बात है उन लोगों की जिनको हम भूल जाना चूज करते हैं। हम डिमांड क्रिएट करते हैं, पेन इग्नोर करते हैं और फिर बिना गिल्ट के निकल जाते हैं। जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं उसका एक रियल ह्यूमन कॉस्ट होता है, चाहे हम उसे एक्सेप्ट करें या नहीं। लेकिन जो अंधेरे में होता है वो अक्सर शुरू होता है उस रोशनी से जो हम चूज करते हैं साइन करने के लिए। हमारे क्लिक्स, हमारी कंजम्पशन और हमारी आंखें बंद कर लेने की आदत, ये सब न्यूट्रल एक्शंस नहीं होते, ये वोट होती हैं उस दुनिया के लिए जो हम बना रहे हैं। अगर ये कहानी सुन के आप शॉक हुए तो वो इसलिए क्योंकि ये शॉकिंग ही है। इसे शेयर करो, दूसरों को बताओ कि एंटरटेनमेंट कभी किसी की डिग्निटी के कीमत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड में सबसे डेंजरस झूठ वो नहीं होता जो इंडस्ट्री में एंटर करने वालों को बोला जाता है। सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं है।